एंटिटी की क्लास में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी चैप्टर की। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी की पूरी बुक हमने अपनी फिनिश कर ली है। ठीक है, और हम उसके क्वेश्चन आंसर से क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि अगर कोई चैप्टर का टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको जाकर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे, शीरो रेखा के सही प्रयोग न होने से क्या होता है, कि अगर आप शीरो रेखा का प्रयोग सही रूप से नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो शीरो रेखा किसे कहते हैं, तो हमने जब भाषा संप्रेषण का चैप्टर पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हमने लेखन कम्युनिकेशन संप्रेषण मौखिक संप्रेषण की बात की थी, कि बच्चों के अंदर जब ओरल कम्युनिकेशन को हम डेवलप करना चाहते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, कि बच्चा अपनी बात को बोलना भी अच्छे से सीख जाए और लिखना भी सीख जाए, तो उसी चैप्टर में हमने बात की थी शीरो रेखा में। तो जब हम हिंदी भाषा के क्या है दोषों के बारे में पढ़ रहे थे, कि क्या क्या दोष हमारे अंदर आते हैं जब हम हिंदी भाषा को सीख रहे होते हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सदा हमारे साथ बने रहते हैं। उसी में हमने बात की थी शीरो रेखा। तो जब भी आप कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर लगने वाली लाइन को शीरो रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम किसी भी शब्द को ऐसे लिखते हैं, तो ये जो रेखा है इसी को हम शीरो रेखा कहते हैं। तो अगर आप इसका सही प्रयोग नहीं करते, ठीक है, तो जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन पर अगर आप ये रेखा लगा देते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप ये शब्द लिख रहे हैं तो इस पर शीरो रेखा ऐसे लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिखकर शीरो रेखा ऐसे लगा देते हैं तो इसके अर्थ को हम बदल देते हैं, मतलब हमारा जो वर्ण है वही बदल गया, तो इससे इसका जो अर्थ है वो बदल जाता है, उच्चारण बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो शीरो रेखा का सही प्रयोग न करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ वही रहता है, शब्द बदल जाता है या कुछ नहीं होता। तो हमने अभी देखा कि अर्थ जो है वो बदल जाता है। ठीक है, और हम कुछ और ही बोलने लगते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में कौन सा संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखने को मिलता है, मतलब दो वर्णों को जोड़कर जब किसी नए वर्ण को बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण से संबंधित किस प्रकार का दोष आपको देखने को मिलता है, तो श्रेय को कैश है, या दोनों ही सही है, या त्रय को तय और रय, या फिर डी उपरोक्त सभी सही है। तो दोनों बातें क्या है, बिल्कुल ठीक है, कि हम क्या करते हैं, श्रेय को क्रय और शय की तरह लिख देते हैं। ठीक है, शय क्षत्रिय होता है जिसे हम, तो हम इसे इस प्रकार से व्यक्त करने लगते हैं जो कि गलत है। और त्रय त्रिशूल जिसे आप बोलते हैं उसको जब आप व्यक्त करते हैं तो वैसा भी है, क्या आता है, एक दोष आ जाता है वर्ण संबंधित। तो ये दोनों चीजें क्या है, अक्षरों को जोड़कर बनी हुई है। ठीक है, मतलब दो वर्णों को जोड़कर एक वर्ण बना हुआ है, श्रेय श्रमिक है या त्रय त्रिशूल है, ये दो वर्णों को जोड़कर बनता है। तो अगर आपका ये वर्ण संबंधी ज्ञान जो है सही नहीं होता तो इनको लिखने में क्या होती समस्या होती है। तो उसी दोष के बारे में यहाँ बात की गई है। कुछ बच्चे कौन सा वर्ण शय मतलब क्षय लिखकर अशुद्धि करते हैं। ठीक है, तो जैसे बोलने में ही उच्चारण में ही गलती है, तो अगर आप श्रेय बोल रहे हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। कुछ लोग त्रय लिख कर आएंगे, कुछ लोग ज्ञानी लिख कर आएंगे, या फिर श्रेय लिख कर आएंगे। तो जब आप छह छह छतरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप शय बोले तो बच्चे जो है इस वाले शय को लिखाते हैं, इसको हम उच्चारण संबंधी दोष कहते हैं। ठीक है, कि आपने सही से उच्चारण को नहीं समझा, नहीं सुना, तो आप छह छतरी की जगह श्रय श्रमिक लिख कर आ गए। ठीक है, तो जैसे क्षमा बोला गया आपको, ठीक है, मान लीजिए आपको श्रुतलेख लिखवाए जा रहे हैं और आपको बोला गया क्षमा, ठीक है, तो कुछ बच्चे उसको क्या लिखाएंगे, क्षमा, लेकिन लिखना क्या था हमें, क्षमा। तो ये उच्चारण संबंधी दोष है, कि इस्तेमाल इसका होना था लेकिन हम इसका इस्तेमाल कराते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों को बोला जाए शिकार, ठीक है, तो शिकार लिखते हैं ऐसे, लेकिन बच्चे क्या लिख आएंगे, शिकार, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, उच्चारण संबंधी दोष, कि आप इस स और श में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और इसलिए आपने वर्तनी को भी गलत लिख दिया। फिर देवनागरी लिपि में वर्णों का लोप से क्या होता है, लेखन में अशुद्धियां होती हैं, अर्थ बदल जाता है, दोनों सही रहते हैं, या फिर कुछ नहीं होता।
तो देवनागरी लिपि यानी हिंदी की बात हो रही है, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब हम देवनागरी लिपि में वर्णों का लोप, मतलब वर्ण क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, दो वर्ण मिलकर जब एक वर्ण बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम उनको सही रूप से नहीं सीखते हैं तो क्या होता है, दोनों सही हैं कि क्या होगा, एक तो लेखन संबंधी अशुद्धियां क्योंकि आपका उच्चारण सही नहीं है, और दूसरा क्या है, अगर आप गलत लिख रहे हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो दोनों ही दोष आपको देखने को मिलते हैं कि लेखन में अशुद्धियां भी होंगी और उस वाक्य का अर्थ भी बदल जाएगा। फिर प्राचीन पद्धति से श, स और शैम सिखाते समय क्या जरूरी है, उच्चारण भेद स्पष्ट, इन्हें न सिखाना, एक जैसा लिखना या उपेक्षा करना। तो उच्चारण स्पष्ट भेद कि उच्चारण करते वक्त ध्वनि कैसी निकलती है या वायु कहाँ से निकलती है, ये ज्ञान अगर बच्चों को कराया जाता है तो वो श, श और स में क्या कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, ठीक है। तो उच्चारण से क्या होता है, हम इसके भेद को समझ पाते हैं, इससे हमारी वर्तनी शुद्ध होती है, उच्चारण भी शुद्ध होता है, और हम भाषा पर अपना अधिकार कर पाते हैं। अधिकार करने का मतलब क्या होता है कि आप अच्छी प्रकार से भाषा को सीख पाते हैं, इसी को अधिकार करना कहते हैं, कि आपको बोलनी भी आती है अच्छे उच्चारण के साथ, लिखनी भी आती है और समझनी भी आती है। फिर मिश्रित वाक्य व्यंजन लिखते समय विद्यार्थी क्या करते हैं, अशुद्धियां करते हैं, सही लिखते हैं, छोड़ देते हैं या उनको जोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे कि जब मिश्रित वाक्य हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या होती है, अशुद्धियां हो जाती हैं, कि हम दो वाक्यों को अगर लिख रहे हैं और दो वाक्यों को मिलकर एक वाक्य बनाया गया, तो आपने देखा है कि बहुत जगह स्थानों पर इस प्रकार से विद्यालय लिखा होता है, ठीक है। और बहुत जगह आपने देखा होगा कि जो विद्यालय है वो ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, या फिर विद्यालय आपने ऐसे लिखा हुआ भी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ध है, ठीक है, ये ध क्या दर्शाता है, इन दोनों के व्यंजन को, मतलब इन दोनों के मिश्रित उसको दर्शाता है कि इस द और द को मिलाकर हमने ये ध बनाया है। तो और ये जो ध होता है ये अलग होता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है कि अगर आपको इसके अंतर के बारे में नहीं पता तो आपको ये अशुद्धियां का ज्ञान नहीं होता, और जहां पर आप किसी भी प्रकार के मिश्रित व्यंजन का क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपकी जो वर्तनी है वो क्या होती है, अशुद्धियों के साथ विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वचन को बहुवचन में बदलते समय बच्चे क्या करते हैं, अशुद्धियां करते हैं, सही लिखते हैं, नहीं लिखते या जोड़ देते हैं। तो बहुत सारे शब्द हमने पहले ही बात की थी कि क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों का जो वचन है वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो उनको अगर आपको सही तरीके से ज्ञान नहीं है तो हम हर एक चीज का क्या कर देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, जो कि एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित नहीं हो सकता, फिर भी हम उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि हमने हमेशा ये सीखा है कि अगर कोई एक वस्तु है तो उसको बहुवचन में लिखना है तो हम उसे क्या करते हैं, बहुत सारों में व्यक्त कर रहे हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, अशुद्धियों के आधार पर अशुद्धियों के आधार पर क्या करते हैं, उनको सीखते नहीं है, ठीक है, या उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिससे हम हर एक शब्द को क्या कर देते हैं, बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे शब्दों का क्या होना चाहिए, बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, ठीक है, जो एक वचन में ही रहते हैं, जिनका उपयोग जो है, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आप बात कर रहे हो दूध की, ठीक है, तो दूध एक वचन में दूध है, वो बहुवचन में भी दूध ही रहेगा, ठीक है। तो भीड़ है, पानी है, ठीक है, और आपने देखा है बहुत सारे हम, तो ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुवचन में परिवर्तित नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों ने अगर एक चीज सीख ली कि अगर एक बस है तो बहुत ज्यादा है तो बसें हो जाएगा, तो ऐसे वो हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजों से उन्हें क्या कराना, अवगत कराना, ताकि उनकी जो अशुद्धियां हैं उनको हम क्या कर सके, ठीक कर सके। फिर लेखन दोष दूर करने के लिए क्या जरूरी है, लिपि का ज्ञान, मात्राओं का ज्ञान, दोनों सही है या कुछ भी नहीं। तो लेखन के दोष को दूर करने के लिए क्या है,
कि लिपि का ज्ञान भी होना चाहिए हमें और मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही उपयुक्त है। तभी आप अपने लेखन संबंधी अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कि लिपि का मतलब भाषा को लिखने का सही ज्ञान आपने लिया है, ठीक है, आपको ये पता है कि कौन सी मात्रा को कहाँ पर लगाया जाता है, तो आपके लेखन संबंधी दोष जो है वो दूर हो सकते हैं। फिर रेफ और रफार की मात्रा का प्रयोग का ज्ञान कब देना चाहिए, शुरुआत में, बाद में, कभी नहीं या अंत में। तो रेफ और रफार की मात्रा के बारे में हमने पढ़ा था कि रे की मात्रा की बात हो रही है और इसका ज्ञान आपको बच्चे को शुरुआती स्तर पर ही दे देना चाहिए, ठीक है, ताकि वह रे की मात्रा में क्या कर सके, अंतर कर सके, ठीक है। फिर देवनागरी लिपि में लेखन दोषों के फलस्वरूप क्या होता है। तो अभिव्यक्ति प्रभावहीन हो जाती है, अभिव्यक्ति मजबूत होती है, कुछ नहीं होता या अर्थ बदलता नहीं है। तो देवनागरी लिपि में क्या होता है, देवनागरी लिपि में लेखन दोषों के फलस्वरूप अभिव्यक्ति प्रभावहीन हो जाती है। कि अगर आप लिखकर अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, लिखकर कोई भी अपनी व्यक्तित्व को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, दोष है, तो ये क्या करती है, आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावहीन बना देती है, ठीक है, कि मतलब आपके व्यक्तित्व को प्रभावहीन बना दिया, ठीक है। तो आपका एक अच्छा प्रभाव जो सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने वाला था, जैसे मान लीजिए आप प्रस्ताव लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भाषण आपने लिखा है और उसमें आपको क्या है, लेखन संबंधी दोष देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये लेखन संबंधी दोष क्या करेंगे, सामने वाले व्यक्ति पर आपकी जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था, जो प्रभाव एक अच्छा होना चाहिए था, उसको क्या कर देते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, व्यक्ति पर आपका। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी लेखन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको हम पहले ही दूर करें। आपको वर्तनी का शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण के लिए भी और वर्तनी के संदर्भ में भी। फिर सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण किन तत्वों से होता है, इड ईगो सुपर ईगो से, वातावरण और वंश क्रम से, शारीरिक संरचना से, या फिर मानसिक क्षमता से। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण इड ईगो और सुपर ईगो से होता है। शेल्डन के रचना सिद्धांत में व्यक्तित्व के कितने प्राथमिक आधार हैं। तो शेल्डन की रचना के सिद्धांत के, जिसमें हमने पढ़ा था रचना का सिद्धांत में, जिसमें हम पढ़े थे कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के बारे में हमने बात की थी। कि एक तो हम सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करते हैं कि इड ईगो और सुपर ईगो हमारे व्यक्तित्व को बनाने में क्या करता है, सहयोग करता है। लेकिन शेल्डन ने कहा था कि हम किसी की व्यक्ति की क्या संरचना के आधार पर भी, ठीक है, कि किसी व्यक्ति की संरचना के आधार पर उसके व्यक्तित्व को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। तो हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति का शरीर अगर गोल आकृति का है, आयत आकृति का है, तो उनका अलग अलग व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो उनके आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्राथमिक आधार हैं, 2, 3, 4 या 5। तो हम कहेंगे कि 3 प्रकार के आधार उन्होंने बताए थे। कि रचना के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, शेल्डन के अनुसार गोला आकृति के व्यक्तित्व के वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। कि ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर गोल आकृति का है, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मांसपेशियों का कम विकास, नंबर 2 मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं, नंबर 3 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास, या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे कि मांसपेशियों का कम विकास आपको इसमें देखने को मिलता है। गोलाकृति के शरीर की एक विशेषता होती है व्यक्तित्व की, जो कि शेल्डन के द्वारा बताई गई थी। फिर आरडी कैपिटल के अनुसार, आरडी कैटल के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, वातावरण का प्रभाव है, शारीरिक संरचना है, या मानसिक क्षमता है। तो हम कहेंगे कि आरबी कैटल के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, ठीक है, बहुत सारी प्रतिक्रियाओं का जो रिजल्ट होता है। मतलब आप जितनी भी क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उनको हम प्रतिक्रियाएं कहते हैं, गतिविधियां कहते हैं, और उनका जो टोटल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है वो क्या है, आपका व्यक्तित्व है, ऐसा आरबी कैटल कहते हैं। फिर ऑल्फ्रेट के सिद्धांत में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है। ऑल्फ्रेट के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व वंश क्रम और वातावरण पर आधारित होता है।
केवल वंश क्रम पर आधारित होता है, केवल वातावरण पर आधारित होता है, या शारीरिक संरचना पर आधारित होता है? तो ऑलप्रेट के अनुसार जो व्यक्तित्व है वो वंश क्रम और वातावरण पर आधारित होता है। मतलब आपके वंश के आधार पर, मतलब आपको आपके माता पिता से जो गुण मिले हैं उसके आधार पर, और वातावरण से का जो भी प्रभाव आप पर पड़ रहा है उसके आधार पर क्या होगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मुर्रे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व कैसी प्रक्रिया है? एक स्थिर प्रक्रिया है, निरंतर, अस्थिर या अनियमित? तो मुर्रे का सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्तित्व है वो कैसी निरंतर बदलाव वाली प्रक्रिया है। हर एक चीज का व्यवहार या हर एक चीज का एनवायरनमेंट का इफेक्ट जब भी आप पर पड़ता है उससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व में कोई ना कोई नया बदलाव जरूर आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, निरंतर चेंज इसमें देखने को मिलता है। फिर व्यक्तित्व के विकास पर शरीर का क्या प्रभाव डालते हैं? शारीरिक प्रभाव क्या डालते हैं? व्यक्तित्व के विकास पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, या कोई प्रभाव नहीं होता, या नकारात्मक प्रभाव होता है? तो व्यक्तित्व के विकास पर शारीरिक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। ठीक है, कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आपके शरीर का प्रभाव क्या पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप शारीरिक रूप से अगर कमजोर हैं तो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। शारीरिक रूप से कोई भी समस्या आपको है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ठीक है, तो और शारीरिक रूप से अगर आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो भी आपके व्यक्तित्व पर इसका एक प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है। तो शारीरिक कमी का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? व्यक्तित्व बढ़ता है या व्यक्तित्व घटता है? तो शारीरिक कमी का व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपके व्यक्तित्व पर एक अच्छा प्रभाव डालेगा। ठीक है, अगर कोई कमी है या फिर कोई समस्या है या कोई बीमारी है वो भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। फिर व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण की क्या भूमिका होती है? महत्वपूर्ण, नगण्य, नगण्य का मतलब होता है जीरो। ठीक है, और नकारात्मक या फिर अप्रत्यक्ष। तो वातावरण के व्यक्तित्व के निर्माण में वातावरण की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, महत्वपूर्ण होती है। एक बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट वातावरण का किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व को समझना, व्यक्तित्व को बदलना, व्यक्तित्व को कम करना, या व्यक्तित्व को बढ़ावा देना? तो व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांतों का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व को समझना। तो जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े, चाहे वो मुर्रे का हो, चाहे वो जेसीबी कैटल का हो, सिगमंड फ्राइड का हो, ये सब हमें क्या बताते हैं, व्यक्तित्व को समझने के प्रयास के बारे में बताते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ईड की क्या विशेषता है? नैतिकता का पालन करना, अचेतन मन की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताना, तर्क संगत निर्णय लेना, या सामाजिक व्यवहार? तो सिगमंड फ्राइड में ईड की विशेषता क्या है कि हमारे अचेतन मन की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, शॉल्डन की रचना के सिद्धांत में आयताकृति व्यक्तित्व में क्या देखा जा सकता है? मांसपेशियों का विकास, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास, केंद्रीय तंत्रिका का विकास, या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे कि जब हमने आयताकृति के बारे में व्यक्तित्व की बात की थी तो इसमें हम इसकी विशेषता क्या है कि ये व्यक्ति की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के बारे में बताता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे की कलाई का आप एक्सरे कराएं और कुछ वर्षों के बाद अगर आप दोबारा से उसी बच्चे की कलाई का एक्सरे करा रहे हैं तो उसकी हड्डियों में आय परिवर्तन से आपको ये पता लग सकता है कि बच्चे का विकास सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो
ये हमें हड्डियों के विकास और मांसपेशियों के बारे में बताता है। आरबी कैटल के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया के आधार पर, व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, या फिर मानसिक क्षमता के आधार पर। तो आरबी कैटल के सिद्धांत के अनुसार हम व्यक्तित्व को उसकी विशेष प्रतिक्रियाओं के आधार पर क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में जो भी व्यवहार कर रहा है, जो भी गतिविधियां कर रहा है, वो क्या करती हैं? उसके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, हमें ये बताती हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ऑलब्रेट के अनुसार व्यक्तित्व में वातावरण की क्या भूमिका होती है? महत्वपूर्ण होती है, नगण्य होती है, नकारात्मक होती है, या फिर अप्रत्यक्ष? तो ऑलब्रेट के अनुसार वातावरण की भूमिका कैसी होती है? महत्वपूर्ण होती है। मुर्रे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की प्रक्रिया कैसी होती है? जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर होती है, केवल बचपन में होती है, या वृद्ध अवस्था में होती है, या उपरोक्त सभी? तो इनके सिद्धांत के अनुसार ये क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर क्या लेकर आती है? आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती है और आपके व्यक्तित्व को लगातार क्या करती है? ये प्रभावित करती है। व्यक्तित्व पर शारीरिक प्रभाव कैसे पड़ता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कोई प्रभाव नहीं, नकारात्मक प्रभाव। तो व्यक्तित्व का शारीरिक प्रभाव कैसे पड़ता है? व्यक्तित्व पर शारीरिक प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। शारीरिक कमी का व्यक्तित्व के विकास पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? सहायक नहीं होती, सहायक होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, या व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है। तो ये क्या करती है? व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं होती। ठीक है, शारीरिक कमी व्यक्तित्व के विकास पे कोई भी सहायता नहीं करती है। व्यक्तित्व निर्माण में वंश क्रम की क्या भूमिका देखने को मिलती है? महत्वपूर्ण, नगण्य, नकारात्मक, या अप्रत्यक्ष? तो हम कहेंगे कि व्यक्तित्व के निर्माण में आपके परिवार यानी माता पिता से मिले हुए गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। व्यक्तित्व के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व को समझना, व्यक्तित्व बदलना, व्यक्तित्व कम करना, या व्यक्तित्व को बढ़ावा देना? तो व्यक्तित्व के अध्ययन यानी हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होगा? इससे हमें व्यक्तित्व को समझने का अवसर मिलता है। तो हम हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बातें जान पाते हैं, उसके व्यवहार से संबंधित बातें जान पाते हैं। तो इसलिए हम व्यक्तित्व का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? मनोविज्ञान पर, समाजशास्त्र पर, जीव विज्ञान पर, या उपरोक्त सभी? तो व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत किस पर? इन सभी चीजों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान की बात करें तो आपके मन के और व्यवहार के बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है? मनोविज्ञान से यानी कि आपके व्यवहार से संबंधित है कि आपके विचार आपके मन में। समाज का जो प्रभाव आप पर पड़ रहा है, मतलब जो भी लोग आपके आसपास हैं, चाहे वो आपका परिवार है, समाज में क्या आता है? आपका परिवार आता है, मित्र आते हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं वो सारे लोग आते हैं। तो उनके द्वारा किया गया व्यवहार भी क्या करता है? आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जीव विज्ञान, ठीक है, आप कह सकते हैं किससे संबंधित है? शारीरिक और मानसिक संगठन से। तो जीव विज्ञान हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, और मनुष्य भी क्या है? एक तरह का जीव है। ठीक है, तो जो शारीरिक विज्ञान है कि आपकी शरीर की जो संरचना है वो भी क्या करती है? आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही करती हो। ठीक है, और मानसिक संगठन की चीजों के साथ जितना बेहतर संतुलन आप बना पाते हैं, ये भी क्या करता है? आपको आपकी मानसिक संगठन के आधार पर आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में अपना सहयोग देता है। तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी जो है वो व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों को कितने घंटे की नींद की आवश्यकता होती है? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, या 16 घंटे? तो हमने पढ़ा था नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, और हर वर्ग के
लोगों के लिए कितनी नींद की आवश्यकता होती है, हमने ये भी पढ़ा था। तो जब हम 2 से 4 वर्ष के बच्चे की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो बाल्य अवस्था में है, चाइल्डहुड पीरियड में है, और इनको कम से कम 14 घंटे की जो नींद है वो लेनी चाहिए, जो इनकी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को कितने घंटे की नींद की आवश्यकता होती है? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो हम कहेंगे 12 से लेकर 14 वर्ष, ठीक है, टीन एज स्टार्ट हो जाती है जब, तो बच्चे को कम से कम 10 घंटे की नींद जो है वो अवश्य लेनी चाहिए। फिर प्रौढ़ अवस्था में 50 वर्ष की आयु में निद्रा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 6 घंटे, 8 घंटे से अधिक नहीं, या 10 घंटे या 12 घंटे। तो 8 घंटे से ज्यादा सोना उचित नहीं होता, ठीक है। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग नींद जो है वो ले सकते हैं। ये आपके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखता है। खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है जिसमें सामाजिकता का विकास होता है? क्रियात्मक विकास, संवेदनों से करे रेचन, नैतिक विकास, या फिर शारीरिक विकास। तो जब हम खेल की बात कर रहे हैं, खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर क्या होता है? संवेगों का रेचन होता है, ठीक है, कि हम उसके अंदर उसका शारीरिक विकास भी होता है, उसके अंदर भावनात्मक विकास भी होता है, ठीक है, भाषा का विकास भी होता है, गतिविधियों के आधार पर भी उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है। तो संवेगों से रेचन करना क्या करता है? उसके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है। बच्चे सबसे अधिक भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्कूल में, खेल के मैदान में, अपने परिवार और मित्र समूह में, या अकेले में? तो सबसे ज्यादा जब भी वो कोई नई शब्द सीखते हैं, वो अपने उस शब्द का इस्तेमाल या तो अपने परिवार में, और इससे भी पहले वो अपने मित्र समूह में क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति उसे रोकने या टोकने वाला नहीं होता। खेल को बालक खेल बालक को किसकी मान्यता प्रदान करता है? दूसरों की, स्वयं की, शिक्षक की, या माता पिता की? तो खेल बालक को किसकी मान्यता प्रदान करता है? स्वयं की। क्वेश्चन नंबर 37। खेलों में बच्चों की कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न और विकसित होती है? रचनात्मक, नैतिक, शारीरिक, या सभी? तो खेलों के माध्यम से हम बच्चे के अंदर क्या लेकर आते हैं? क्रिएटिविटी। रचनात्मक प्रवृत्ति को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। बच्चा कुछ नया सीखता है, ठीक है, नई नई अपने अनुसार वो नियम बना सकता है, नई नई जो है ट्रिक वो यूज कर सकता है खेलों में, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, खेल को जीतने के लिए, खेल को नए प्रकार से खेलने के लिए। तो ये उसके अंदर रचनात्मक कुछ क्रिएटिविटी लाने में क्या करता है? सहयोग करता है। फिर खेल में बालक किस पर चलता है जिससे उसे खेल समूह में स्थान मिलता है? अपने मन पर, शिक्षक के नियमों पर, खेल के नियमों पर, या माता पिता के नियमों पर? तो हम कहेंगे कि खेल में बच्चा क्या करता है? खेल के नियमों पर चलता है, जिससे उसे समूह में स्थान, कि आपको रूल और रेगुलेशन क्या करने होते हैं? फॉलो करने होते हैं, कि किसी भी खेल को खेलने के जो नियम है उनके बारे में जानकारी लेना, उनको फॉलो करना क्या करता है? आपको खेल के स्तर में बेहतर बनाता है, और ये आपको खेल के ग्रुप में, खेल की टीम में एक विशेष स्थान भी दिलाता है। फिर जीन प्याजे के अनुसार खेलों के माध्यम से किसका विकास होता है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, या भाषा का विकास? तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी जीन प्याजे की बात आती है वो हमेशा संज्ञानात्मक विकास के पक्ष में रहते हैं, ठीक है, जो मानसिक चीजों से, मतलब मानसिक विकास की बात हो रही है यहाँ पे। और संज्ञानात्मक विकास को खेल क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, मानसिक रूप से आपको तनाव मुक्त करता है, मानसिक रूप से आपको विकसित करने में सहयोग करता है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो जीन प्याजे के अनुसार खेलों के माध्यम से विकसित होता है। खेल के द्वारा बच्चों का कौन सा विकास होता है जिसमें मांसपेशियों का विकास होता है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या रचनात्मक? तो शारीरिक विकास की बात होगी जब भी हम मांसपेशियों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है।
क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, जैसा कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया है। जन्मजात शक्तियों का विकास करना, केवल शारीरिक विकास करना, केवल नैतिक विकास करना या मानसिक विकास करना। तो साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, वो ये मानते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है, वो किसी भी बच्चे की जन्मजात शक्तियों को क्या करे, विकसित करे। व्यक्तित्व के कौन कौन से पक्षों का विकास शिक्षा के द्वारा होता है? केवल शारीरिक पक्ष, केवल मानसिक पक्ष, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक, संवेदात्मक, सभी पक्ष, या केवल नैतिक। तो आप कहेंगे कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी की जब बात आती है तो शिक्षा के द्वारा ये आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और संवेदात्मक हर एक पक्ष को क्या करता है, बेहतर बनाता है। शिक्षा का कार्य क्या है जिससे बालक बड़े होकर नागरिक के रूप में योग्य बने? मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, पूर्ण जीवन की तैयारी करना, केवल खेल खेलना या केवल पढ़ाई करना। तो ऐसी शिक्षा जो बच्चे को क्या कर रही है, एक योग्य नागरिक बना रही है। तो इसका मतलब है कि वो आपको क्या कर रही है, पूर्ण जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए क्या कर रही है, तैयार कर रही है, जिसमें एक अच्छे नागरिक के रूप में आप अपने उत्तरदायित्वों को क्या करेंगे, निर्वाहन करेंगे, मतलब उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं और इनका नियंत्रण क्यों आवश्यक है? सीखी जाती हैं और नियंत्रण आवश्यक नहीं है। जन्मजात होती है, नियंत्रण आवश्यक है। केवल बुजुर्गों में होती है या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि मूल प्रवृत्तियां जो जन्म से ही गुण आपको प्राप्त हैं, ठीक है, तो ये जन्मजात होती हैं, जन्म से हमारे पास है, और इनको क्या करना है, हमें नियंत्रित करना है। नियंत्रित क्यों करना है? ताकि हम इनका विकास सही दिशा में कर सकें, गलत चीजों के लिए ना करें। फिर डैनियल वेबस्टर के अनुसार शिक्षा का क्या कार्य है? असहाय प्राणी को विकास में सहायता पहुंचाना, केवल पढ़ना, खेल खिलवाना या अनुशासन सिखाना। तो डैनियल वेबस्टर के अनुसार शिक्षा का कार्य क्या है? असहाय प्राणी को विकास में सहायता पहुंचाना, मतलब कि जो लोग क्या हैं, असहाय हैं, उनके विकास में क्या कर रहे हैं, हम योगदान दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा से क्या होता है? ठीक है, क्या एजुकेशन से क्या होता है? संतुलित मानव का विकास होता है, केवल धन कमा सकते हैं, केवल खेल खेलना या केवल पढ़ाई करना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शिक्षा से क्या होता है? संतुलित मानव का विकास होता है। शिक्षा किसे सिखाती है? केवल गणित को, विभिन्न व्यवहार और आचरणों को, केवल विज्ञान को या केवल इतिहास को? तो हम कहेंगे कि शिक्षा किसे सिखाती है? शिक्षा विभिन्न प्रकार के व्यवहार और आचरण के बारे में हमें ज्ञान कराती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व के किस पक्ष में कमी रहने से संतुलन नहीं हो सकता? किसी भी पक्ष में, केवल शारीरिक पक्ष में, केवल मानसिक पक्ष में या फिर नैतिक पक्ष में? तो हम कहेंगे कि शिक्षा से अगर किसी भी पक्ष में कमी रहती है तो हम क्या नहीं कर पाते, संतुलन नहीं बना पाते। ठीक है, तो हर एक तरह के विकास को ये क्या करती है, इसीलिए फोकस करती है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से क्या है, आपको विकसित करके आपको समाज के साथ, जीवन के साथ, वातावरण के साथ एक बेहतर संतुलन करना सिखाए। फिर प्रसिद्ध कवि मिल्टन के अनुसार पूर्ण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? मनुष्य को शांति और युद्ध दोनों कार्यों के लिए योग्य बनाना, केवल पढ़ाना, केवल खेल खिलवाना या केवल अनुशासन सिखाना? तो प्रसिद्ध कवि मिल्टन के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को युद्ध और शांति दोनों के योग्य बनाए। ठीक है, कि आवश्यकता होने पर वह युद्ध भी कर सके और शांति को भी बनाए रखे। फिर शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति को क्या सिखाना है? मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, केवल पढ़ाना या केवल लिखना या केवल बोलना? तो शिक्षा का एक कार्य क्या है कि वह व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण करना, यानी कि अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी गुण,
अपने गुणों को क्या करे, कंट्रोल करना सिखाए, ठीक है, कि एक नियंत्रण जो है आपके ऊपर अपना होना चाहिए, यही शिक्षा का क्या है, मेन उद्देश्य होता है। फिर शिक्षा के माध्यम से बालक क्या प्राप्त करता है, मात्र सिद्धांतिक ज्ञान यानी केवल सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त होता है, या विभिन्न व्यवहारों और आचरणों को सीखता है, केवल खेल खेलना सीखता है, या केवल पढ़ाई करता है। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षा से बालक को क्या प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों और आचरणों को सीखता है, मतलब अलग अलग तरह के व्यवहार और आचरणों के बारे में उसे ज्ञान मिलता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो क्या करती है, समय की आवश्यकताओं को पूरा करती है, केवल पुरानी बातें सिखाती है, या केवल किताबी बातें पढ़ाती है, या केवल परीक्षा दिलवाती है। तो शिक्षा क्योंकि गतिशील है, हमेशा बदलाव इसमें आता है, इसलिए ये क्या करती है, हमें समय की आवश्यकता को पूरा करती है, कि आपने आज जो शिक्षा ग्रहण की है वो आज के साथ साथ आने वाले वर्तमान समय में भी क्या करेगी, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप जो सीख रहे हैं वो आने वाले 10 20 30 सालों में व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, आपके समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आपको वो ज्ञान देती है जो वर्तमान में आपके काम आ रहा है वो भी, लेकिन आने वाले भविष्य में भी क्या करेगी, ये आपको आपके कार्यों में योगदान देगी। डैनियल वेबस्टर के अनुसार शिक्षा का क्या कार्य है, असहाय प्राणी की विकास में सहायता, केवल पढ़ना, खेल खिलवाना, या अनुशासन सिखाना। तो डैनियल वेबस्टर के अनुसार शिक्षा क्या है, कि ये आपको असहाय प्राणियों की के विकास में क्या करता है, सहायता करता है। शिक्षा का एक कार्य, वह बालक को किसके निर्वहन के योग्य बनाता है, कर्तव्य, अधिकार और दायित्व के। निर्वहन का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है, केवल कर्तव्य, केवल अधिकार, या केवल दायित्व। तो शिक्षा का एक काम क्या है, कि वह व्यक्ति को क्या करे, उसके कर्तव्य, निर्वहन और अधिकार, दायित्व को पूरा करने के लिए क्या करती है, तैयार करती है, ठीक है। तो आपको इस चीज से अवगत कराती है। ठीक है, तो निर्वहन का मतलब होता है कि आपको पूरा करना है अपने कर्तव्यों का, ठीक है, मतलब उनको सही प्रकार से क्या करना है, अपने आधार पर पूर्ण करना है। एक नागरिक के नाते जो भी आपके अधिकार हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, अपने देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षा क्या करती है, आपको इसके योग्य बनाती है कि आप अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर सके, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, चाहे वो आपके परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या देश के प्रति हो, उनको पूरा करने में सहयोग करेगी। मूल प्रवृत्तियों के बारे में क्या कहा गया है, इन्हें सीखा जा सकता है, ये जन्मजात होती हैं, या ये सिर्फ बुजुर्गों में होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि मूल प्रवृत्तियों की जब बात होती है तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है, हमेशा जन्मजात होती हैं। जन्म से ही जो गुण आपके अंदर विद्यमान है उन्हीं को हम मूल प्रवृत्तियां या जन्मजात शक्तियों का नाम देते हैं। राष्ट्रीय अनुशासन की कमी से क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, विकास होता है, या स्थिरता आती है। तो राष्ट्रीय, अगर आपके राष्ट्र में अनुशासन की कमी है तो इससे क्या होगा, आपकी राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। आपके देश में अंदर ही क्या चल रहा है, अनुशासन की कमी चल रही है, तो ये आपके राष्ट्र की एकता को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। नैतिकता के गुणों से क्या होता है, राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति बनाना, राष्ट्र की गरीबी को बढ़ाना, राजनीति बढ़ाना, या खेल कूद बढ़ाना। तो नैतिकता के गुणों से क्या होगा, नैतिकता के गुणों को अगर आप विकसित करेंगे तो इससे राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कि अगर आपके राष्ट्र में ऐसे नागरिक हैं जिनके अंदर नैतिकता के गुण विद्यमान है तो आपका राष्ट्र क्या है, एक प्रकार की बहुमूल्य संपत्ति से परिपूर्ण है, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छा उन्नत राष्ट्र वो बनने वाला है आने वाले समय में, अगर आपके राष्ट्र के नागरिक अच्छे हैं तो। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, व्यक्ति के शक्तियों का विकास,
केवल पढ़ाई, खेलकूद करना या राजनीति करना? तो जॉन डीवी के अनुसार व्यक्ति की शक्तियों का विकास करना क्या है? शिक्षा का कार्य है। जन्म के समय मानव कैसा होता है? शिक्षित, पशुतुल्य, बुद्धिमान या विकसित? तो जन्म के समय बच्चा कैसा होता है? एक पशुतुल्य। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने वातावरण से सीखते हैं और उसके बाद हम एक मनुष्य के समान क्या करते हैं? आचरण करते हैं। मतलब हर चीज आपने क्या की है? पहले सीखी है, उसके बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षा बालकों को क्या प्रदान करती है? खेल कूद का प्रशिक्षण, उचित मार्ग का प्रदर्शन, राजनीति का ज्ञान या व्यापार का ज्ञान? तो शिक्षा बच्चों को क्या देती है? उचित मार्ग का प्रदर्शन करती है। आपको ये बताती है कि सही दिशा कौन सी है और किस दिशा में चलने से आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होने वाली है। तो आपको मार्ग दिखाती है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का। अभिवृद्धि का क्या अर्थ होता है? शारीरिक अंगों का विस्तार, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विस्तार, राजनीति में भाग लेना या व्यापार करना? तो हम कहेंगे अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और उसकी मानसिक शक्तियों का क्या करना? विस्तार करना। इसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे ग्रोथ का नाम देते हैं। ठीक है, क्या है ये? ग्रोथ की बात हो रही है। फिर शिक्षा एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक या व्यापारिक? तो शिक्षा क्या है? एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में होने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे सामाजिक प्रक्रिया का नाम देते हैं। हेडेंसर के अनुसार शिक्षा क्या करती है? केवल सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करती है, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया है, राजनीति को बढ़ावा देती है या व्यापार को बढ़ावा देती है? तो हेडरसन के अनुसार शिक्षा क्या है? ये हमारी अभिवृद्धि और विकास की एक प्रक्रिया है जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को क्या करती है? विकसित करती है। शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल व्यक्ति पर, समाज पर, राजनीति पर या व्यापार पर? तो शिक्षा का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? हमारे समाज पर। शिक्षा ही समाज में क्या लेकर आती है? बदलाव लेकर आती है। शिक्षा ही आपके समाज को बेहतर बनाती है। तो शिक्षा अगर बेहतर होगी तो आपका समाज भी बेहतर होगा। जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा क्या है? सामाजिक वातावरण में व्यक्ति की क्रियाएं, केवल पढ़ाई करना, खेलकूद करना या राजनीति करना? तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? सामाजिक वातावरण की में व्यक्ति की क्रियाएं, कि एक एनवायरनमेंट है आपके पास और उस एनवायरनमेंट में आप जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी